नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप लोगों को हमारी जो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है इसका पार्ट 11वां कराने वाला हूँ। इसमें हमारे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न आपको जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है टॉपिक, इन्हीं टॉपिक से होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा तथा वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे अपने 60 से 70% क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई मान्यताओं का द्योतक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देखिए और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग प्रश्नों के क्रम पे मत जाइएगा। इसके पहले मैंने 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसकी लिंक आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से आकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई मान्यताओं का द्योतक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। ठीक है, किसने? भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। इसने जब मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात के माउंट आबू के पास कायदार गांव में आक्रमण किया तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने इसको पराजित किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी या मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, और इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से 1210 के बीच में था। ठीक है, 1210 के बीच में। ठीक है, और इसने किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन बी, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके पहले यहाँ पे एक प्राचीन संस्कृत विद्यालय था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़ाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के आदेश के तहत कराया गया था। आपको बताना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इसका निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन इसको कंप्लीट कराया था उसे इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, और कुतुब मीनार का जो ऊंचाई है वो 234 फीट है। कितनी है? 234 फीट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी का जन्म भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में से आज़ादी के बाद हुआ था और इनका जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर 1950 को हुआ था। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, चलिए हम आपको इन तीनों के भी जन्मदिन बता देते हैं, कौन किसका कब है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख लीजिए, मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था, राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को तथा इनकी मृत्यु 21 मई 1991 को हो गई थी। आई के गुजराल जी का जन्म 4 दिसंबर 1919 को हुई थी तथा इनकी मृत्यु 30 नवंबर 2012 को हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए और देखिए। वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसका जो डिज़ाइन है, संसद भवन का जो डिज़ाइन किया था वो किया था सर एडविन लुटियंस ने किया था। ठीक है,
और एक थे, उनका नाम था सर हर्बर्ट बेकर। इसीलिए दिल्ली के शहर का भी जो डिज़ाइन किया गया था सर एडवर्ड लुटियंस ने ही किया था, ठीक है। इसलिए दिल्ली को कभी कभी लुटियंस की दिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देखिए और बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 को की गई थी, ठीक है। 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को की गई थी। लेकिन इसका कार्य करना प्रारंभ कब हुआ था स्टार्ट? 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था, किस दिन आया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए और बताइए। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो उच्च न्यायालय था वो अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। लेकिन इसने कार्य करना स्टार्ट किया था 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन इन चारों में से पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। MS स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवंशिकीविद ने किस में प्रमुख भूमिका निभाई थी? आपको बताना है कि जो MS स्वामीनाथन जी हैं उन्होंने किस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित क्रांति के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें हरित क्रांति के पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। और जबकि श्वेत क्रांति के जो जनक थे उन्हें वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। तो आज का अगला प्रश्न है, विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा भाग कौन सी फसल उगाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए। तो इसका कुछ लोग इसको सोच रहे होंगे गेहूँ, लेकिन गेहूँ इसका जवाब नहीं होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो सबसे भिन्न है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से आपको चुनना है इनमें से कौन सा भिन्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। चावल क्या है? एक प्रकार की खाद्यान्न फसल है, जबकि कॉफ़ी, तंबाकू, गन्ना ये हमारी नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसलिए इन चारों में से चावल हमारा भिन्न है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकार ने भारत में नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। कितनी नदियों को आपको बताना है कि भारत सरकार ने नदियों को प्रमुख रूप में वर्गीकृत किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जो हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रमुख भागों में इन्होंने डिवाइड किया है, चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है। सरकार द्वारा भारत की 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। इनमें गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, चंबल, कावेरी, व्यास, ताप्ती, गोदावरी, चिनाब, कृष्णा, सरस्वती नदी शामिल है। 12 प्रमुख नदियों का कुल बेसिन क्षेत्र जो इनका मुहाना है वो है हमारा 252.8 मिली हेक्टेयर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिली यह नहीं है, ये मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है, मिलियन है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, सैटर्न। आपको बताना है कि इसमें किन से ग्रह के आकार जो है पृथ्वी के आकार के निकट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वीनस, अर्थात हमारा जो शुक्र ग्रह है, इसे शुक्र ग्रह कहते हैं हिंदी में, ठीक है। शुक्र ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, ठीक है। इसलिए इसे शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी पर भोर का तारा एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे चमकीला ग्रह भी है, ठीक है। और इसके सबसे ज़्यादा चमकीला होने का कारण क्या है? सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य के साइड से सबसे क्रम इनका देख लेते हैं, कौन सा ग्रह कब पड़ता है, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारा सूर्य पड़ता है, सूर्य के सबसे निकट मरकरी पड़ता है जिसे हम लोग बुध ग्रह कहते हैं। उसके बाद पड़ता है हमारा वीनस, वीनस पड़ गया जिसे हम लोग शुक्र कहते हैं। उसके बाद पड़ती है हमारी पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद पड़ता है मंगल, उसके बाद पड़ता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद पड़ता है हमारा शनि, शनि के बाद पड़ता है हमारा अरुण, उसके बाद पड़ता है वरुण, और लास्ट में हमारा पड़ता है वो ग्रह नहीं है, यम ग्रह पड़ता है, ठीक है। उसे हम लोग एक प्रकार का ग्रह नहीं मानते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूगर्भ शास्त्र को हम लोग पृथ्वी के अध्ययन के रूप में जानते हैं, जबकि पारिस्थिति के अंतर्गत हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सतह से क्रमशः ऊपर जाते हुए वातावरण की परतों का क्रम क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, जो हमारी पृथ्वी होती है, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। और जब इससे आप ऊपर जाएंगे तो कौन कौन से परत पड़ेंगे, तो सबसे पहले हमारा पड़ेगा क्षोभ मंडल, उसके बाद पड़ेगा समताप मंडल, और यही समताप मंडल में पड़ता है हमारा ओजोन मंडल, ठीक है। समताप मंडल में हमारा पड़ता है ओजोन मंडल। उसके बाद आता है हमारा मध्य मंडल, उसके बाद आता है हमारा आयन मंडल, उसके बाद आता है हमारा बहिर्मंडल, जिसे हम लोग अंतरिक्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इसमें आपको सब हिंदी में दिया है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में आपको टोटल इंग्लिश में ही दे देता है, ठीक है। तो जब इंग्लिश में देता है तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले हमारा होता है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद हमारा होता है ओजोनोस्फीयर, उसके बाद होता है हमारा आयनोस्फीयर, उसके बाद होता है हमारा एक्सोस्फीयर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, आपको पहला नहीं बताना है, ठीक है। दूसरा बताना है कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा का जो तत्व है सिलिकॉन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ऐसा ही होता है, ठीक है। और ये पृथ्वी की सतह पर लगभग 27.69% पाई जाती है, ठीक है। और जबकि ऑक्सीजन जो पहली सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ठीक है, और इसका जो मात्रा होता है लगभग 46.71% है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम है और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है, किस अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है नासा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एरोनॉटिक्स के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। और नासा का जो हेडक्वार्टर है ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नासा के कैसीनी मिशन के आंकड़ों के अनुसार शनि के चंद्रमा किस चंद्रमा की बर्फीली परत के नीचे एक वैश्विक महासागर ग्लोबल ओशन है, तो आपको बताना है। तो इसको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, एनसोल्डस जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद है, और इस पर नासा का एक कैसीनी मिशन था जिसने यह पता किया था कि यहाँ पर बर्फ के नीचे एक विशाल महासागर है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला उपग्रह था जिसने अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था, आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में कौन सा पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका ने सबसे पहले प्रक्षेपित किया था। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं जो सारे ऑप्शन हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट है। जो स्पुतनिक होता है ये रशिया का है, ठीक है। और जो अपोलो 11 था, ठीक है, जो अपोलो 11 था इससे सबसे पहली बार चांद पे गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और कब गए थे, इससे 1975 में गए थे, ठीक है। और जो तीसरा है जीसैट, ये भारत का सैटेलाइट है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, एक्सप्लोरर 1, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ। अब जो रूस के रूप में जाना जाता है सोवियत संघ, उसने सबसे पहले 1957 में, कब 1957 में पहला कक्षीय प्रक्षेपण को प्रक्षेपित किया था, और इसका वजन लगभग 83.60 किलोग्राम था। कितना था, 83.60 किलोग्राम का था, और यह पहला मानव रहित उपग्रह था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए सारे प्रश्न वही आ रहे हैं जो मैंने आपसे वो बताया था डिटेल में, ठीक है। तो डिटेल में क्या बताया था, क्वेश्चन क्या है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.60
किलोग्राम के बीच एक बॉल के आकार का था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था आपको, ऑप्शन सी सोवियत संघ, जो अब रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर है। ठीक है, प्याज काटते समय प्याज में उपस्थित सल्फोनिक अम्ल के कारण हमारे आंखों में जलन एवं आंसू पैदा होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, लोहे की जंग होती है किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, लोहे का जंग लगना एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया होती है। तो भौतिक प्रक्रिया होती क्या है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए। भौतिक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया तो वापस अपने मूल प्रोडक्ट में ना आ पाए, उसे हम लोग भौतिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे का जंग लगना, ये हमारी भौतिक प्रक्रिया है। जबकि जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जैसे आपने किसी कच्चे मटेरियल से प्रोडक्ट को बनाया, बाद में प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करके आप कच्चा मटेरियल उत्पन्न कर लिए। जैसे क्या, जैसे हमारा बर्फ़ का पानी में बनना, या पानी का बर्फ़ में बनना, या बर्फ़ का गैस में बनना, ये सब हमारी रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो अभी मैंने इसके पहले बताया था, ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गैल्वेनाइज्ड लोहा जो होता है, इसे हम लोग जिंक लेपित लोहा भी कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग हिंदी में जस्तीकरण कहते हैं, और जस्ता हमारा जिंक से ही बनता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जिंक लेपित लोहा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैल्वनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर किसकी कोटिंग की जाती है, आपको बताना है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो गैल्वनीकरण होता है, अगर हिंदी में से दे तो जस्तीकरण, तो जस्ते में हम लोग जिंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवजात शिशु के भीतर, शरीर के भीतर कितनी हड्डियां होती हैं, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक नवजात शिशु के शरीर के अंदर लगभग 350 हड्डियां होती हैं। बाद में जब शिशु वयस्क हो जाता है तो उसमें लगभग 206 हड्डियां बचती हैं। ठीक है, और सारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्रो जो होता है, ये मानव हड्डी का एक जोड़ नहीं है। जबकि बाल एवं सॉकेट, ग्लाइडिंग, सैंडल, ये एक प्रकार की मानव हड्डी का जोड़ होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देखिए और बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में अस्थिबंध, जिसे हम लिगामेंट कहते हैं, उससे जुड़ी होती है। ठीक है, अस्थि और अस्थि हमारे लिगामेंट से जुड़ी होती है। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि अस्थि और मांसपेशियां किससे जुड़ी होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं उसे? हम लोग टेंडन कहते हैं। ठीक है, अस्थि और मांसपेशियां टेंडन से जुड़ी होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेपीज, जो कि कान की एक हड्डी होती है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, और जो ऑप्शन डी दिया है जांघ की हड्डी, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उस विकल्प को चुने जो दिए गए युग में से अलग संबंध दिखाता है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है, उसको आपको चुनना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है कि बांग्लादेश का जो रुपये की मुद्रा होती है वो बांग्लादेशी रुपया नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे क्या चलता है? टका चलता है। ठीक है, बांग्लादेश में। और जबकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, नेपाल में नेपाली रुपया, और श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलता है। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन सी इसका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रियाल किस देश की मुद्रा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देखिए और बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रियाल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीन की मुद्रा युआन है। ठीक है,
निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो भिन्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्का इन चारों में से भिन्न है, क्योंकि रुपया भारत की मुद्रा है, दिनार भी किसी देश की मुद्रा है और लीरा भी किसी देश की मुद्रा है। ठीक है, तो इसमें जो सिक्का है ये पैसे का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, और ये सब किसी न किसी देश की मुद्रा है। ठीक है, इसलिए सिक्का यहाँ पे एक भिन्न है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किसकी मुद्रा है आपको बताना है। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपियन जोन की जो मुद्रा है वो यूरो है। ठीक है, इसमें लगभग 28 देश आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के रूप में को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्लादिमीर द ग्रेट ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टॉकहोम में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर 1901 से नोबेल पुरस्कार की यहाँ से घोषणा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला चॉकलेट बार सन 1847 में। ठीक है, ऑप्शन सी, जोसेफ फ्राई एवं सन्स ने बनाया था। ठीक है, किस वर्ष 1847 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक ग्रेट ब्रिटेन का था। ठीक है, कहाँ का था, ग्रेट ब्रिटेन का था। इसने अपनी प्रथम यात्रा 10 अप्रैल 1912 को किया था। कब स्टार्ट किया था, और यह 14 अप्रैल 1912 को डूब गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टिन कूपर, जो कि मोटोरोला कंपनी के थे। इन्होंने सबसे पहला मोबाइल फ़ोन सन 1973 में बनाया था। कब बनाया था, 1973 में बनाया था। ठीक है, लेकिन इनके द्वारा बनाया गया पहला मोबाइल फ़ोन जो बाजार में उतरा था वो सन 1983 में उतरा था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, जिन्हें तब ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था, कहाँ खेला गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन में 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था और यह हैमिल्टन कनाडा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कनाडा में खेला गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी कोनेरू जो है शतरंज से ग्रैंड मास्टर में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हैं। इन्होंने 2002 को 15 साल की उम्र में, 15 साल 1 महीने और 27 दिन की उम्र में यह खिताब जीता था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली मोहरा रानी का होता है। ठीक है, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, शतरंज का जो खेल होता है उस पर कितने खाने होते हैं। तो उस पर हमारे 64 खाने होते हैं। ठीक है, कितने खाने होते हैं, 64। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2018 के फीफा विश्व कप की मेज़बानी किसके द्वारा किया गया था। देखिए क्वेश्चन जब पूछा गया था 2016 में, तब ये खेल नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस समय इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी इसका सही था। ठीक है, तो अब जो अगला फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 में, कब होगा, 2022 में, वो किस देश में होगा, आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो ठीक है, यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए
तथा वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करिए। ठीक है, धन्यवाद।